नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्विक रिवीजन आपके लिए ही है। अगले कुछ मिनटों में हम भारतीय संविधान के बनने की कहानी के वो सबसे जरूरी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो आपको एग्जाम में दूसरों से एक कदम आगे रखेंगे। तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान होता क्या है, फिर चलेंगे ब्रिटिश काल में और देखेंगे कि उस दौर के कानूनों ने कैसे नींव रखी। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत ने अपनी नियम पुस्तिका कैसे बनाई और आखिर में इसके कुछ सबसे खास हिस्सों पर जैसे प्रस्तावना और हमारे अधिकारों पर नजर डालेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन संविधान क्या है। देखिए, किसी भी बड़े टॉपिक को मास्टर करने के लिए उसकी जड़, उसकी बुनियाद को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़। इस परिभाषा में दो शब्द हैं जिन पर आपको खास ध्यान देना है। पहला है लिखित दस्तावेज और दूसरा है बुनियादी ढांचा। बस ये दो शब्द याद रख लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये किसी भी देश के शासन की, उसके गवर्नेंस की असली नींव है और एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसको जरा और आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, संविधान सरकार को देश चलाने की पावर तो देता है, लेकिन साथ ही एक लक्ष्मण रेखा भी खींच देता है। ये तय करता है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं। तो एक तरह से ये पावर का सोर्स भी है और पावर पर कंट्रोल भी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये ढांचा बना कैसे। तो इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। ब्रिटिश काल के जो कानून थे, भले ही वो गुलामी के दौर में बने, पर सच तो ये है कि उन्होंने अनजाने में ही सही आधुनिक भारत की कानूनी संरचना की नींव रखती थी। ये टाइमलाइन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहानी देखिए कैसे आगे बढ़ती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये वो पहला कदम था जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर लगाम कसनी शुरू की। फिर आते हैं 1919 और 1935 के एक्ट्स, जहां भारतीयों को धीरे धीरे कुछ अधिकार मिलने लगे। और आखिर में 1942 का क्रिप्स मिशन फेल हुआ और फिर आया 1946 का कैबिनेट मिशन, जिसने हमारी संविधान सभा का रास्ता एकदम साफ कर दिया। तो ये एक पूरी यात्रा है, रेगुलेशन से संविधान के निर्माण तक की। रेगुलेटिंग एक्ट से सवाल बनते ही बनते हैं, तो इसकी ये तीन बातें दिमाग में बैठा लीजिए। पहली बात, ये कंपनी राज के लिए पहला लिखा हुआ संविधान था। दूसरी, यहीं से भारत में ब्रिटिश संसद का कंट्रोल शुरू हुआ। और तीसरी, जो सबसे अहम है, बॉम्बे और मद्रास को कलकत्ता के अंडर कर दिया गया, जिससे भारत में पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई। तो ठीक है, ब्रिटिश ढांचे ने एक नींव तो बना दी, पर वो गुलामी की नींव थी। अब कहानी का रुख पलटता है। अब हम देखेंगे कि भारतीयों ने अपनी आज़ादी की इमारत खुद कैसे खड़ी की। अब फोकस ब्रिटिश कंट्रोल से हटकर भारतीयों के अपने संविधान बनाने के संघर्ष और सफलता पर होगा। तो ये संविधान सभा बनी कैसे? ये वो 3 स्टेप्स हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, लेकिन बात नहीं बनी, मुस्लिम लीग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर 4 साल बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया और आखिरकार लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद संविधान सभा के गठन पर सहमति बन गई। यही वो बॉडी थी जिसने भारत की तकदीर लिखी। अच्छा, ये एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। हमारी जो संविधान सभा थी वो कोई गैर कानूनी या क्रांतिकारियों का समूह नहीं थी। उसे पूरी कानूनी मान्यता प्राप्त थी। उसे ब्रिटिश संसद ने पास किया था और वहां की क्राउन ने मंजूरी दी थी। इसका सीधा मतलब ये था कि इस सभा द्वारा बनाया गया संविधान पूरी तरह से लीगल और वैलिड था। चलिए अब बात करते हैं संविधान के दिल की, उसकी आत्मा की, यानी हमारी प्रस्तावना, द प्रीएम्बल। ये एग्जाम के लिहाज से एक हाई स्कोरिंग टॉपिक है। इसे समझना मतलब पूरे संविधान के दर्शन को समझ लेना है। ये है हमारी प्रस्तावना का टेक्स्ट। कहा जाता है कि ये पूरे संविधान का सार है, एक तरह की समरी। चलिए अब इसके 5 सबसे शक्तिशाली शब्दों को तोड़कर समझते हैं, जो हमारे देश के पूरे चरित्र को डिफाइन करते हैं। पहला शब्द है संप्रभु या सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा। हमें कौन सा कानून बनाना है, हमारी विदेश नीति क्या होगी, ये कोई और देश हमें नहीं बताएगा। अपने घर के मालिक हम खुद हैं। सिंपल। अब ये इंटरेस्टिंग है, समाजवादी शब्द जो है वो ओरिजिनल प्रस्तावना में नहीं था।
इसे बाद में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ये फैक्ट एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर का भारतीय मतलब पश्चिमी देशों से थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ इसका मतलब धर्म से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान और समर्थन देना है। यानी स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा और उसकी नज़र में सब धर्म बराबर होंगे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमारा लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है। संविधान का लक्ष्य है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हर तरह का लोकतंत्र लाना, मतलब हर क्षेत्र में बराबरी और न्याय हो। ये एक बहुत बड़ी और गहरी सोच है। एग्जाम के लिए गणराज्य और राजतंत्र का फर्क समझ लीजिए। राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन गणराज्य में देश का जो हेड होता है उसे जनता चुनती है, जैसे हमारे राष्ट्रपति। वो किसी खानदान से नहीं आते। यही है गणराज्य का असली मतलब। तो हमने राज्य की बात कर ली, अब आते हैं उस सबसे जरूरी रिश्ते पर जिसे संविधान तय करता है, एक नागरिक और राज्य के बीच का रिश्ता। यानी राज्य हमें क्या देगा और हमसे क्या उम्मीद रखेगा। ये टेबल ये समझ लीजिए कि एग्जाम के लिए गोल्डन शॉर्टकट है। मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत में क्या फर्क है? सिंपल है। मौलिक अधिकार वो हैं जिन्हें आप कोर्ट जाकर लागू करवा सकते हैं, ये आपके कानूनी हक हैं। जबकि निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी सरकार के लिए एक नैतिक गाइडलाइन है, एक लक्ष्य है कि उन्हें देश को किस दिशा में ले जाना है। और इन निदेशक सिद्धांतों के महत्व को समझने के लिए खुद संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की ये बात सुनिए। उनका मानना था कि ये सिद्धांत उतने ही जरूरी हैं क्योंकि ये राजनीतिक लोकतंत्र को असली यानी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र से जोड़ते हैं। तो अब हम अपने इस पूरे विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है जिसकी हमने अभी बात की। एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य भारत का प्रतीक। तो सार ये है कि संविधान अतीत में लिखी गई कोई किताब भर नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक गाइड है। ये हमारे समाज की ज़रूरतों के हिसाब से लगातार खुद को ढालता रहता है और इसीलिए ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और जाते जाते मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। सोचिएगा ज़रूर कि 1773 से लेकर आज तक केंद्र और राज्यों के बीच पावर को लेकर जो बहस चलती आई है, वो आज हमारे सामने जो संवैधानिक चुनौतियां हैं, उन्हें कैसे प्रभावित करती है। इसी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।